25 दिसंबर साल 1927 को हिंदू धर्म के सबसे इम्पोर्टेंट ग्रंथों में से एक मनुस्मृति को जलाकर इस महान व्यक्ति ने उस मनुवादी विचारधारा को मानने वाले लोगों को ऐसा जोर का तमाचा मारा जिससे उनके बीच खलबली मच गई। सदियों से एक वर्ग को अछूत, नीच और गुलाम बनाकर रखने वाले विधान मनुस्मृति को आग के हवाले कर इस महान शख्सियत ने सदियों से चले आ रहे रूढ़िवादी सिस्टम को सिरे से नकार दिया और इस तरह की विचारधारा वाले लोगों के सामने यह ऐलान कर दिया कि बस बहुत हुआ, अब नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने स्वाभिमान और सम्मान के साथ अब कभी समझौता नहीं करेंगे। सदियों से गुलामी की जिंदगी जी रहे दबे कुचले लोगों को इस महान शख्स में एक उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी और वे सभी लोग इस महान व्यक्ति के साथ जुड़ गए, क्योंकि अभी तक जितने भी समाज सुधारक आए थे वे सभी सिर्फ और सिर्फ दिलासा देने का काम ही कर रहे थे। लेकिन इस बार उनके समाज में ही एक मसीहा निकलकर सामने आया था और उस मसीहा का नाम था भीमराव अंबेडकर, जिसने अपने जीवन का बस एक ही लक्ष्य रखा था और वो लक्ष्य था स्वाभिमान, सम्मान और बराबरी का हक। तो किस तरह B.R. अम्बेडकर ने अपने लक्ष्य को हासिल किया और उस लक्ष्य को हासिल करने में उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या बलिदान दिया, इसके अलावा उन्होंने अपने संघर्षों की कहानी कैसे लिखी, जानेंगे आज के इस एपिसोड में। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उनका जन्म 14 अप्रैल साल 1891 में मध्य प्रदेश के महू जिले में एक महार परिवार में हुआ था। आज के दिन महू को अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। महार कम्युनिटी से आने की वजह से यह तो तय था कि उन्हें अपने जीवन में सुख के दिन कम ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि उस समय महार कम्युनिटी को सो कॉल्ड अपर कास्ट अछूत मानते थे, जिन्हें किसी भी प्रकार की आजादी नहीं थी। यहाँ तक कि आज भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को सो कॉल्ड अपर कास्ट द्वारा अछूत ही समझा जाता है। बहरहाल B.R. अम्बेडकर के पिता रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश आर्मी में एक सूबेदार थे, जिसकी वजह से शुरुआत में B.R. अम्बेडकर और उनके भाई बहनों की जिंदगी बाकियों से थोड़ी बहुत अच्छी थी। लेकिन जब साल 1894 में रामजी सकपाल रिटायर्ड हो गए तब उनके परिवार को काफी आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ा। रिटायर्ड होने के बाद रामजी सकपाल पूरे परिवार के साथ महू से सतारा जिले में शिफ्ट हो गए। महज 2 साल बाद B.R. अम्बेडकर की माता भीमाबाई रामजी सकपाल की मृत्यु हो गई, जो उनके लाइफ में काफी इम्पोर्टेंस रखती थी। माँ की मृत्यु के बाद भीमराव पूरी तरह से टूट गए, लेकिन वे जीवन भर अपनी माँ की दी हुई सीख को कभी नहीं भूले। पढ़ाई के प्रति उनकी जिद को देखते हुए उनके पिता ने 7 नवंबर साल 1900 को सतारा में स्थित एक गवर्नमेंट हाई स्कूल में उनका एडमिशन करा दिया, जिसे आज प्रताप सिंह हाई स्कूल के नाम से जाना जाता है। इसी स्कूल से उनके जीवन के संघर्षों की कहानी शुरू होती है। अछूत कम्युनिटी से आने की वजह से उन्हें क्लास के बाहर तो बैठाया ही जाता था, इसके साथ ही बैठने के लिए बोरी भी उन्हें अपने घर से ही लाना पड़ता था। इतना ही नहीं, उन्हें पीने के लिए पानी ऊपर से गिराकर ही दिया जाता था और जिस दिन चपरासी एब्सेंट रहता था उस दिन भीमराव को बिना पानी के ही रहना पड़ता था। सभी तकलीफों को सहते हुए उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता था जब उन्हें और उनके परिवार वालों को ऊंची जाति के लोगों द्वारा बेइज्जत न किया जाता हो। उन्होंने सोचा कि अगर एक रिटायर्ड सूबेदार के परिवार को इतना परेशान किया जा रहा है तो समाज के अन्य लोगों को कितना परेशान और बेइज्जत किया जाता होगा। इसलिए उन्होंने अपने मन में यह ठान लिया कि अब उनके जीवन का सिर्फ एक ही लक्ष्य होगा और वो होगा समाज के दबे कुचले और सदियों से गुलामी की जिंदगी जी रहे लोगों को न्याय दिलाना। वे इस बात को जानते थे कि अगर उन्हें अपने लक्ष्य को हासिल करना है तो उन्हें अधिक से अधिक एजुकेशन हासिल करना होगा और यही कारण है कि B.R. अम्बेडकर जीवन भर शिक्षा की बात करते रहे, न कि हिंसा की। मुंबई के एल्फिंस्टन हाई स्कूल से एक मात्र दलित स्टूडेंट के रूप में 10वीं पास करने के बाद उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लिया, जहां से वे साल 1912 में ग्रेजुएट हुए और इसी कॉलेज से उन्होंने अपनी MA की डिग्री भी हासिल की थी। याद रहे कि छोटी जाति के होने की वजह से उन्हें संस्कृत सब्जेक्ट पढ़ने नहीं दिया गया था और न चाहते हुए भी उन्हें पर्शियन सब्जेक्ट लेना पड़ा, लेकिन उनके रास्ते में ऐसी छोटी मोटी बाधाएं कोई मायने नहीं रखती थी और पर्शियन सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा नंबर लाकर इस बात को उन्होंने साबित भी कर दिया। कॉलेज में उनकी एक्सेलेंट परफॉर्मेंस को देखते हुए 1913 में बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ द्वारा उन्हें विदेश में जाकर पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दिया गया, जिसका फायदा उठाते हुए B.R. अम्बेडकर ने न्यूयॉर्क के कोलंबिया यूनिवर्सिटी से MA और 1927 में PhD की डिग्री हासिल की। 1916 में वे लंदन चले गए। स्कॉलरशिप का टाइम पीरियड समाप्त होने की वजह से उन्हें 1917 में इंडिया वापस आना पड़ा, लेकिन वे दोबारा लंदन गए और वहां से उन्होंने
1921 में MSc और 1923 में DSc की डिग्री हासिल की। पढ़ाई को पूरा करते हुए उनके जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, यहाँ तक कि उनके अपने बच्चों की मृत्यु भी हो गई। लेकिन वे अपने लक्ष्य से भटके नहीं, क्योंकि उन्हें समाज के कई अन्य बच्चों के फ्यूचर की चिंता थी, जिनकी कई पीढ़ियों ने सदियों से अपने जीवन को अंधकार में बिताया था। उन्होंने 31 जनवरी 1920 में अपने लोगों की आवाज उठाने के लिए मूक नायक वीकली अखबार की शुरुआत की। इसके साथ ही आगे चलकर उन्होंने बहिष्कृत भारत, जनता और प्रबुद्ध भारत जैसे 3 वीकली अखबार निकाला। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़े तो पढ़ाई पूरी करने के बाद उनका कदम छुआछूत और भेदभाव के खिलाफ मजबूती से आगे बढ़ने लगा। 20 मार्च 1927 को अंबेडकर और उनके फॉलोअर्स ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया, जिसे महाड़ सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। उनका मानना था कि सार्वजनिक स्थानों पर पानी पीने का जितना हक ऊंची जातियों को है, उतना ही दलितों को भी है। और महाड़ में स्थित चौदार तालाब का पानी पीकर उन्होंने जातिवादियों के मुंह पर एक करारा तमाचा मारा। हालांकि ऐसा करने की वजह से ऊंची जातियों के लोगों ने दलितों को खूब मारा पीटा। खैर, आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और महाड़ म्युनिसिपालिटी ने सभी जातियों के लोगों को पानी पीने के लिए एक रेजोल्यूशन पास किया। अम्बेडकर का कारवां अब चल चुका था, इसलिए वे यहीं नहीं रुके। 25 दिसंबर 1927 को उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। इस दिन उन्होंने हिंदू टेक्स्ट मनुस्मृति को जलाकर यह ऐलान कर दिया कि वे अब किसी के भी रोकने से नहीं रुकेंगे। उनके अनुसार मनुस्मृति ही एक ऐसा ग्रंथ है जो सारी फसाद की जड़ है। इस पुस्तक से छुआछूत और भेदभाव की शुरुआत हुई। हर साल 25 दिसंबर के दिन को दलितों द्वारा मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। BR अम्बेडकर ने ऊंची जातियों द्वारा किए गए भेदभाव और अपमान को काफी करीब से देखा था। इनफैक्ट उन्होंने इस चीज को झेला भी था, इसलिए इसे समाप्त करने के लिए वे लगातार कोशिश करते रहे। 2 मार्च 1930 को अपने कुछ साथियों के साथ उन्होंने नासिक में स्थित कालाराम मंदिर के लिए आंदोलन करने का फैसला किया। उनका मानना था कि भगवान ने अगर सभी को बनाया है और वे सभी के हैं, तो दलितों को उनके दर्शन के लिए मंदिरों में क्यों नहीं जाने दिया जाता है। 3 मार्च 1930 को आंदोलन शुरू हुआ और करीब 15,000 दलितों ने मंदिर को घेर लिया। जब ऊंची जात के लोगों को इस बात का पता चला, तब कईयों की संख्या में उन्होंने 9 अप्रैल 1930 के दिन रथ यात्रा को रोकने के लिए पथराव करना शुरू कर दिया, जिसमें बाबा साहेब सहित कई लोग बुरी तरह घायल हो गए। लेकिन उनके प्रयासों की वजह से इस सत्याग्रह ने काफी सुर्खियां बटोरी और करीब 1935 तक यह आंदोलन चला। BR अम्बेडकर को यह पता था कि अगर उनके दबे कुचले समाज के लोगों को आगे लाना है तो उन्हें अलग से अधिकार चाहिए होंगे और राजनीति में उनकी भागीदारी बहुत जरूरी है। इसलिए उन्होंने कम्युनल अवार्ड के सामने डिप्रेस क्लास के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की और जिसे मान भी लिया गया। लेकिन महात्मा गांधी जी ने इस प्रस्ताव को अपोज किया। उनका मानना था कि इससे हिंदुओं में अलगाव की भावना पैदा हो जाएगी और ऊंची जातियों के मन में दलितों के लिए नफरत और बढ़ जाएगी। अम्बेडकर के न मानने पर गांधी जी एरवड़ा जेल में अनशन पर बैठ गए। उपवास रखने की वजह से वे काफी कमजोर हो गए। लोगों ने BR अम्बेडकर के ऊपर दबाव बनाया कि अगर गांधी जी को कुछ भी हुआ तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। आखिरकार न चाहते हुए उन्हें गांधी जी की बात माननी पड़ी और उनके साथ समझौता करना पड़ा। 25 दिसंबर 1932 को गांधी जी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसे पूना पैक्ट के रूप में जाना जाता है। अम्बेडकर ने मजबूरी में सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग को ड्रॉप कर दिया, लेकिन इस एग्रीमेंट में वे डिप्रेस क्लास को रिजर्वेशन दिलाने में सफल हुए। दोस्तों, बाबा साहेब अम्बेडकर खुले मन से हिंदू धर्म के उन धर्म ग्रंथों की आलोचना करते थे जिनमें जातिवाद और भेदभाव के आइडियाज शामिल थे। इतना ही नहीं, उन्होंने गांधी जी को भी इसलिए काफी क्रिटिसाइज किया क्योंकि कास्ट सिस्टम को लेकर उनके अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखाई देता था। बहरहाल BR अम्बेडकर ने अपने समाज को जगाने के लिए कई सभाएं की और एजुकेशन हासिल करने के लिए उन्हें मोटिवेट भी किया। इसी बीच 27 मई 1935 को उनकी पहली पत्नी रमाबाई, जिसे प्यार से लोग रमाई यानी कि माता रमाई कहते हैं, लंबी बीमारी के चलते मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से वे काफी टूट गए। वहीं पर उनकी दूसरी पत्नी का नाम सविता अम्बेडकर है, जिन्हें लोग प्यार से माई साहब कहते थे। अम्बेडकर ने अपने जीवन में जिसकी सपोर्ट से सबसे अधिक संघर्ष किया, वही उन्हें छोड़कर चली गई। उन्होंने एक एक करके अपने सभी चाहने वालों को खो दिया, जिनमें उनकी माँ, पिता, बुआ, बच्चे और पत्नी रमाबाई शामिल थी। लेकिन फिर भी वे अपने समाज के लिए लगातार काम करते रहे। 15 मई 1935 में एनहिलेशन ऑफ कास्ट यानी कि जाति का विनाश के नाम से पब्लिश हुई उनकी किताब ने जाति
जातिवादियों के अंदर तहलका मचा दिया। इस किताब में उन्होंने हिंदू धर्म और कास्ट सिस्टम को काफी क्रिटिसाइज किया। जब ये पॉलिटिक्स में आए तब उनकी जाति की वजह से उन्हें यहाँ पर भी काफी संघर्ष करना पड़ा। हिंदू धर्म और कास्ट सिस्टम की वजह से उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ झेला था। उन्होंने हिंदू धर्म और कास्ट सिस्टम की काफी आलोचना की। जैसा कि हमने यह जिक्र किया कि जाति की वजह से उन्हें चुनाव में हार का सामना भी करना पड़ा और जातिवादी मानसिकता रखने वाले लोग नहीं चाहते थे कि संविधान सभा में बाबा साहेब अम्बेडकर आए। लेकिन बाबा साहेब जानते थे यह एक ऐसा मौका है जिसे वे किसी भी कीमत पर गंवा नहीं सकते। बहरहाल वे संविधान सभा में शामिल हुए और 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी सरकार में उन्हें लॉ मिनिस्टर के रूप में चुना। इसके 2 हफ्ते बाद यानी कि 29 अगस्त 1947 को उन्हें संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन भी बना दिया गया। कमेटी में कुल 7 मेंबर थे और जिसके चेयरमैन BR अम्बेडकर थे। करीब 2 साल 11 महीने और 18 दिनों में भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ, जो दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान बना। इसमें BR अम्बेडकर ने न सिर्फ SC, ST, OBC बल्कि जनरल के हक अधिकारों को भी सुरक्षित किया। इतना ही नहीं, उन्होंने देश के सभी धर्मों के लोगों को बराबरी का अधिकार दिया। खासकर महिलाओं को उनके सभी हक और अधिकार दिए गए जो उन्हें कभी नहीं मिले थे। उन्होंने इस देश के सभी धर्मों को एक छत के नीचे लाने का काम किया। दोस्तों, करीब 20 से 21 वर्षों तक उन्होंने हिंदू धर्म के अपर कास्ट लोगों का मन बदलने का भरपूर प्रयास किया। लेकिन जब वे उनके मन से जातिवाद की भावना को नहीं निकाल पाए, तब जाकर उन्होंने 14 अक्टूबर साल 1956 में भारत की ही मिट्टी में जन्मे बौद्ध धर्म को अपना लिया। वैसे उन्होंने बौद्ध धर्म ही क्यों अपनाया, इसके बारे में हमने इस वीडियो में बात की है, आप इसे देख सकते हैं। हालांकि उसके कुछ दिन बाद ही 6 दिसंबर 1956 को 65 वर्ष की उम्र में वह इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। लेकिन जाने से पहले उन्होंने लोगों को स्वाभिमान और सम्मान के साथ जीना सिखाया। साथ ही शिक्षित होने, संगठित रहने और संघर्ष करने जैसे 3 मूल मंत्र भी देकर गए। यह देखकर बहुत दुख होता है कि जिस महान शख्स को दुनिया जानती और मानती है, उस महान शख्स को आज भी इंडिया में कुछ जातिवादी मानसिकता के लोग हजम नहीं कर पा रहे हैं। उनसे सीखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन एक इंडियन होने के नाते अगर आपको वाकई में उनसे कुछ सीखना है तो वो यह है कि हमें किसी भी कीमत पर पढ़ना चाहिए, सभी से मिलजुल कर प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, सही के साथ हमेशा खड़ा रहना चाहिए और जात पात, भेदभाव, ऊंच नीच सब भूल कर भाईचारा बनाकर रहना चाहिए। तो आपने उनसे क्या सीखा, कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं कि आपको द रियल हिस्ट्री की यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक और लोगों के बीच अवेयरनेस फैलाने के लिए शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।